तो आज के मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव। बाजार बढ़िया तेजी के साथ काम कर रहा है, 16,600 की तरफ बढ़ चला है। सर्वेंद्र 16,600 कोई हर्डल तो नहीं है ना? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए रेंज तो शिफ्ट हो गई है ऊपर, ये जो 16,250 के ऊपर हम टिक गए और अब ये 16,500 के ऊपर हम जो टिके हैं, तो आई थिंक रेंज ऊपर की शिफ्ट हो गई है। अब जो पहले हर्डल्स थे 16,250 के आसपास, वो कहीं 150-200 के आसपास जो हैं हर्डल्स, तो वो अब सपोर्ट्स रहेंगे। तो 16,200 से 16,250 की एक सपोर्ट एरिया बन गई है और आई थिंक अब ये रेंज ऊपर में शिफ्ट हो गई। तो मान तो यही चलेंगे कि 16,200 से लेकर 16,700 तक की एक रेंज रहेगी। फिलहाल 500-500 पॉइंट की रेंज में बाजार कहीं ट्रेड कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक 16,200 से 16,500 की एक रेंज लेके चलेंगे, उसके बीच में भी ये ट्रेडिंग होगी मेरे हिसाब से। उसके बीच में होगी। अच्छा, उसके ऊपर और जा सकता है क्या? 17 पार? देखिए 17 पार तो जाने के लिए रुपया कहीं कूल ऑफ होना चाहिए था। मैं रुपए के लिए रुपया अभी भी 80 के ऊपर टिका हुआ है और मेरा मानना है कि एक अच्छा कूल ऑफ जो इसको 77-78 के नीचे लेके जाए, ऐसा एक कैंडल वीकली या एटलीस्ट एक वीकली बार या एक मंथली कोई सेटअप ऐसा बने, तो आई थिंक वहां से फिर डेफिनेटली ये सोच सकते हैं कि कहीं बाजार का कहीं पीछे बॉटम रह गया है। बट जब तक रुपया कूल ऑफ नहीं होता है तब तक ऐसा लगता है कि कहीं एक 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 रिस्क और है कि कहीं आप एक छोटा सेल ऑफ, आपका एक छोटा एक मूव नीचे का और आ सकता है। तो आई थिंक वो देखेंगे, अभी वो मूव क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, वो व्यू भी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, बट रुपए को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और रुपए से अब अगला रुझान निकालेंगे। बट फिलहाल के लिए आई थिंक बायस हल्का सा शॉर्ट टर्म ऊपर शिफ्ट हो गया है। 16,200 से 16,500 16,700 का भी ये निफ्टी में एक रेंज रहना चाहिए। 16,700 तक की एक रेंज के बीच में बाजार ट्रेड करेगा। अच्छा, इसमें थोड़ी मैं तारीफ कर दूं सर्वेंद्र की, ये रेंज बहुत पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी, तब भी यही व्यू था और आज भी वही व्यू है कि इस रेंज में ट्रेड करेगा। और तब बहुत बेरिश मूड था लोगों का जब ये रेंज सर्वेंद्र ने दी थी, और देखिए बिल्कुल उस रेंज के एकदम अपर एंड की तरफ मार्केट इस समय खड़ा हुआ है, 16,560। सर्वेंद्र, बहुत क्विकली एक स्टॉक बताइए जो आपने आज ट्रेड के लिए चुना हो। देखिए कॉन्ट्रेरियन हूं तो वैसे आईटी में ही जाना है, और कॉन्ट्रेरियन हूं तो आई थिंक विप्रो के साथ जाऊंगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जहर निकलना था, जो रिजल्ट्स, ये जो जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट ऑलवेज मूव्स अहेड ऑफ प्राइस, तो आई थिंक ये सब जो आना था आईटी का, ये पॉसिबली बाजार ने पहले ही फैक्टर इन कर लिया। और इस तरह का जो आपका करेक्शन है कि एक 750 वाली चीज आपको वापस 400 के आसपास मिल रही है, मोटा मोटी 40-45% का करेक्शन यहाँ हो गया, तो आई थिंक जहर यहाँ निकल चुका है। और बड़ी तेजी अगर बोले भी तो वो भी बोल सकते हैं, बट फिलहाल मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं सोचें और एक बेसिक अप्रोच लेके चलें, तो आप यहां मान के चलेंगे कि एक बाउंस बैक तो यहाँ पे एक अच्छा आईटी स्पेस में बनना चाहिए। और वो आपको तकरीबन, मुझे लगता है कि विप्रो में इमीडिएटली मुझे 440-445 के स्तर ऊपर में दिख रहे हैं, तो यहाँ से तकरीबन 10% डेफिनेटली पॉसिबल है ट्रेड करने के लिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड है, 10 से 15 दिन लगेंगे, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 398 पे। ओके, विप्रो पे आप ले सकते हैं 398 के स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्विकली अब चलते हैं, अपने सवाल जवाब शुरू करते हैं। नीरज कुमार कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी सर मेरे पास HDFC का 50 शेयर है सर, 1549 पर, और नायका है सर 55 शेयर है, बाइंग है इसकी 1799 की। सर 3 महीने तक का मैं वेट कर सकता हूँ सर? किस में? जी, कौन वाले में 3 महीने वेट करेंगे? ये दोनों में सर। अरे 3 महीने का स्टॉप लॉस नहीं लगाया? 200 रुपये का नुकसान कर लिया आपने HDFC बैंक में। जी बताइए सर्वेंद्र जी, 3 महीने के हिसाब से लिया था, स्टॉप लॉस लगाया नहीं। HDFC बैंक में 186 रुपये पर शेयर का नुकसान है इनको। जाएगा, पलटेगा, वापस जाएगा क्या? देखिए पीछे 1280 के आसपास 3-4 बार सपोर्ट लेके आया है डेफिनेटली, और आई थिंक जब तक अब 1280 के ऊपर टिका हुआ है, तो आई थिंक अब यहाँ से इनको एक 60-70 पॉइंट और रिस्क है। बट आई थिंक 1280 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं। बाउंस बैक्स इसमें डेफिनेटली ऊपर में आ सकते हैं, बट वो बाउंस बैक मुझे लगता नहीं कि इनके प्राइस तक पहुंचेगा। बट 1480-1500 तक के स्तर बाउंस बैक में आने चाहिए, एज लॉन्ग एज 1280 नहीं टूट रहा है। तो आई थिंक उस रेंज और उस नजरिए से ट्रेड में बने रहें कि अगर कहीं ऊपर में इनको 1480-1500 के रेट्स मिले, तो वहां पे डेफिनेटली एक बार दोबारा राय ले लें, या एटलीस्ट वहां पे एक बार निकल जाए। और जब तक ये 1520 के ऊपर डिसाइसिवली टिकेगा नहीं, बहुत बड़ी तेजी यहाँ दोबारा बनना स्टार्ट होगी नहीं। और तब तक जैसे मैंने बोला 1280 से 1520 की रेंज रहने वाली है। अब 1 महीने चले या 3 महीने चले, बट बहुत ज्यादा ये नेक्स्ट 1-3 महीने में करने वाला नहीं है। इसीलिए स्टॉप लॉस जरूरी है अगर आप छोटे छोटे अवधि के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो। अच्छा, नायका में राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत छोटा चार्ट है, रिसेंट लिस्टिंग है, तो उस पर टेक्निकली राय देना मुश्किल होता है। एक सवाल क्विकली और लेते हैं। RS श्रीवास्तव जी हैं कानपुर से हमारे साथ। श्रीवास्तव जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर,
मेरे पास जेबीएम ऑटो के जो हैं 20 शेयर हैं 432 रुपए के खरीद पर, और मैं 3-4-5 महीने में भी या ज़्यादा भी रख सकता हूं अगर अच्छा मुनाफा हो। दूसरा स्टर्लिंग टूल्स के खरीदे हैं 20 शेयर जी। तो 269 की खरीद से, दोनों पर ही सर शार्ट और लॉन्ग जिसमें फायदा हो मैं रह सकता हूँ। जी सर्वेंद्र, जेबीएम ऑटो में तो उनको अभी फायदा हो रहा 22-23 रुपए का, और ये 2-3 महीने रुक भी सकते हैं, तो और फायदा हो तो ये रुके। जी आई थिंक जेबीएम ऑटो में आई थिंक बने रहे ट्रेड में, कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। आई थिंक ऊपर में 475-480 के स्तर भी मुझे लगता है कि यहाँ पॉसिबली ऊपर में आने चाहिए। दूसरा जो स्टर्लिंग टूल्स है, सर ये कवरेज लिस्ट में नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग मेरा व्यू नहीं है, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, तो स्टर्लिंग टूल्स में हम किसी दूसरे से कभी दूसरी राय लेंगे, इस पे फिलहाल आज इस पे राय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक कॉलर और ले लेते हैं। रोहन शाम हमारे साथ हैं सूरत से। रोहन जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा पेट्रोनेट एलएनजी पे सवाल है सर जी। मैंने 230 का कॉल लिया हुआ है। 230 का कॉल कितने पे लिया है? मैंने 3.75 पे लिया हुआ है। सर्वेंट 375 पे 230 की कॉल है, पेट्रोनेट एलएनजी। जी आई थिंक ट्रेड में तब तक बने रहे जब तक स्पॉट कैश लेवल्स में स्टॉक जो है 222 के ऊपर टिका हुआ है। आई थिंक 222 सो 221.80 का स्टॉप लॉस कैश प्राइसेस में लेके चलें, क्योंकि ऑप्शंस कभी कभी उनमें आपको स्टॉप लॉस अच्छे नहीं मिलते। बट यहाँ पे मेरा ये क्लियर है कि स्पॉट पे जब तक 222 के ऊपर है, इन द मनी शायद आ जाएंगे और एक 7-8 रुपये बन भी सकता है। अभी एक 7-8 दिन बाकी है, तो आई थिंक डेफिनेटली ट्रेड में बने रहे 222 के स्टॉप लॉस से। ओके सर्वेंद्र, आप हमारे साथ रुकिएगा। एक हेवेल्स के मैनेजमेंट से जरा चर्चा करना जरूरी। कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजे कंपनी ने अच्छे पेश किए हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज में अच्छी उछाल है, मुनाफे में बढ़ा, लेकिन मार्जिन थोड़ा श्रिंक हुआ है और लॉयड में खास तौर पर सेकंड क्वार्टर में कंसेक्यूटिव नुकसान हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी अनिल राय गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, मोटे तौर पर नतीजे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मार्जिन में एक श्रिंक देखने को मिला है और लॉयड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या हाइलाइट्स हैं इस क्वार्टर की? मैं अगर Q1 के रिजल्ट्स को एनालाइज करूं तो सबसे अहम बात यह है कि चाहे लास्ट ईयर का एक डिसरप्टेड क्वार्टर था, बट 62% ग्रोथ अगर हम देखें तो एक अच्छी ग्रोथ है। लेकिन इसको अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पिछले 3 साल का CAGR देखें तो ऑलमोस्ट 16% का CAGR रहा है, जो कि एक अच्छी चीज दर्शाता है कि अभी डिमांड सिनारियो कंट्री का अच्छा है और हैवेल्स उसका एडवांटेज ले पा रहा है। सो आई थिंक फ्रॉम अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू वी आर क्वाइट पॉजिटिव। लेकिन इसके बावजूद देखिए, एनुअलाइज्ड रिटर्न देखना या मार्जिन देखना एक लॉन्ग टर्म की पिक्चर हो सकती है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में मार्जिन में सीवियर हिट है, क्यों? जी, इसमें अगर हम देखें तो हमारे 5 बड़े बिजनेसेस में 3 बिजनेसेस में तो मार्जिन्स काफी स्टेबल रहे हैं, स्विच केयर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, लाइटिंग में। 2 बिजनेसेस जहां पे मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, वो है केबल्स एंड वायर्स एंड लॉयड बिजनेस। जहां तक केबल्स एंड वायर्स बिजनेस का सवाल है, जनरली एक स्टेबल मार्जिन बिजनेस रहता है, बट certain times when there is a sudden increase or decrease in raw material prices, तो जो इन्वेंट्री सिस्टम में होती है उसमें एक हिट आता है। तो मुझे लगता है केबल वायर बिजनेस में एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, जो कि शायद इस क्वार्टर में भी थोड़ा इम्पैक्ट रह सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि मीडियम टर्म में ये रॉ मटेरियल प्राइसेस कम आना जो पिछले अभी 1 महीने में आई हैं, उससे फायदा मिलना चाहिए। सिमिलरली लॉयड में भी जो सडन इंक्रीज आया पिछले 6-8 महीने में रॉ मटेरियल प्राइसेस में, क्योंकि इंडस्ट्री भी 2 साल के बाद एक एयर कंडीशनिंग सीजन को देख रहा था, तो पूरी प्राइस इम्पैक्ट, कॉस्ट इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पास ऑन हुआ। एंड जहां तक लॉयड का सवाल है, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हम इसमें एडवर्टाइजिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट रखेंगे। तो इस क्वार्टर में जो मार्जिन रिडक्शन है भी, वो काफी हद तक एक एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट का भी एक रीजन है, जो कि एक कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन फ्रॉम अ ग्रॉस मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बिजनेसेस में अगले 1 से 2 क्वार्टर में वापस स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस रिडक्शन पे।
अनिल जी, मार्जिन तो चलिए आप कह रहे हैं कि 1-2 क्वार्टर में स्टेबल हो जाएगा, लेकिन नेट लॉस किया है लॉयड ने लगातार सेकेंड क्वार्टर में, बावजूद इसके कि ये सीज़न वाइट गुड्स कंपनियों के लिए, खासतौर पे एसी ब्रांड कंपनियों के लिए बहुत अच्छा गया। तो स्पेसिफिक कोई रीजंस हैं कि लॉयड अभी तक लॉस कर रहा है? देखिए, जब एक लॉन्ग टर्म गेम है, उसमें हमारे को ये फीलिंग है कि लॉयड के लिए एक अच्छी एक रनवे है। इंडस्ट्री को भी एक क्वालिटी मैन्युफैक्चर, क्वालिटी ब्रांड कंज्यूमर को एक जरूरत है। सो इसमें हमें एक लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है कि हम एक अच्छी लीडिंग पोजीशन पे मार्केट शेयर गेन करें, और उसके लिए कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है। आज की डेट में हर लॉयड का एयर कंडीशनर मेड इन इंडिया हमारी ही फैक्ट्रीज में बन रहा है, जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ बन रहा है। एक्सपोर्ट के साथ, एक्सपोर्ट भी उसमें काफी अच्छी इनपुट है। तो आई थिंक ये कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड कंज्यूमर को भी एक यू कांट इंक्रीज द प्राइसेस सो मच कि कंज्यूमर डिमांड पे भी इफेक्ट आए। तो जब, जैसे मैंने कहा कि जहां तक लॉयड का सवाल है, होपफुली रॉ मटेरियल प्राइस रिडक्शन करनी चाहिए मार्जिन एक्सपेंशन। अनिल जी, डिमांड को लेकर के अलग अलग कंपनीज के अलग अलग तजुर्बे हैं, अलग अलग उनकी राय है। कुछ लोगों को कहना है कि रूरल डिमांड में अब हल्का पिकअप आ रहा है, कुछ का मानना है कि नहीं, बड़े शहरों में भी अब डिमांड थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, प्लेटो बन रहा है। मतलब एक कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है, चूँकि आपका जो प्रोडक्ट रेंज है वो रूरल से लेके मेट्रो सिटी तक सबको कैटर करता है। आपके हिसाब से डिमांड सिनेरियो क्या है? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से डिमांड सिनारियो काफी अच्छा था कंट्री में। रूरल और ये स्मॉल टाउन्स में तो पिछले कई सालों से अच्छा चल रहा था। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन साइकिल वीक था, जो कि पिछले 1 साल से काफी स्ट्रॉन्ग उसमें उठाव देखा गया। अभी पिछले 15-20 आई वुड से, सॉरी, 1.5 महीने से 2 महीने से थोड़ा एक स्लो डाउन है। मुझे लगता है कि एक, क्योंकि सडन इंक्रीजेस रॉ मटेरियल में हुए पिछले 6 महीने में, तो कहीं ना कहीं डिलेड परचेजेस बाय द इंडस्ट्री, बाय कंस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि वहां पे अबेटमेंट आ रही है। तो मुझे लगता है कि डिमांड सिनेरियो वापस आना चाहिए। डिमांड सिनेरियो वापस आना चाहिए, थोड़ा सा नरमी है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें शायद स्टेबल होंगी। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर के लिए। तो ये थे हैवेल्स के प्रबंधक, जो ये बता रहे थे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। हालांकि अभी पिछले क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए हैं, तो आगे इससे जो है प्राइस राइज जो बहुत बार बार लेनी पड़ रही थी, वहाँ पे शायद ज़रूरत ना पड़े। सरविंद, हैवेल्स पे आपकी क्या कॉल है? देखिए, मैं जब आपकी चर्चा चल रही थी तो मैं इसको बारीकी से देख रहा था। आई थिंक 1200 के आसपास इसके जो, जहाँ पे इसके लॉन्गर टर्म सपोर्ट्स भी हैं, और वहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं फिलहाल। और आई थिंक कल, आज और कल देख लेते हैं। आज तो रिजल्ट से कल आई थिंक डिस्काउंट हो चुका है। सो आई थिंक इसको सपोर्ट तो आ रहे हैं अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस और सपोर्ट एरियाज में 1200 के आसपास सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे चांस है कि 1320, 1340 के स्तर ऊपर में आते हुए दिखेंगे। बट मेरा मानना यह है कि अगर 1200 के नीचे किसी कारण से बंद करता है तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं उनको निकल जाना चाहिए। जब तक 1200 के ऊपर है तब तक ट्रेड में बने रहे। आई थिंक 1320, 1340 के स्तर यहाँ ऊपर में आने चाहिए। 1320, 1340 के स्तर आ सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट। राजीव चौधरी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली क्या, मेरे पास में जेंसर टेक्नोलॉजी के शेयर हैं तो 500 सर। बस ये जानकारी लेनी थी सर, ये कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं? इसको 2-3 साल भी मैं होल्ड कर सकता हूँ, बट ये आज इसमें 3-4% का वो भी है सर, ग्रोथ आ रही है। बट क्या इसको निकाल दें, अभी कोई दूसरे में स्विच कर लें, आईटीसी वगैरह, इसमें टीसीएस वगैरह में, क्या इसी में बने रहें? देखिए, होल्ड तो जब तक आपका दिल करे तब तक आप कर सकते हैं। करना चाहिए नहीं चाहिए, ये सवाल का जवाब मैं सर्वे से देता हूँ। सर्वेन, बताइए, जेंसर टेक्नोलॉजीज होल्ड करना चाहिए कि नहीं? देखिए, थॉट वही है जो ओवरऑल बाजार पे है मिड कैप में, कि भाई बाउंस के लिए तो इनको होल्ड करना चाहिए। जिस तरह का प्राइस डैमेज हो चुका है और जिस तरह का ये साल में बंद करेगा, तो आई थिंक वो सेटअप्स अभी अच्छे नहीं बन रहे हैं। फिर भी अभी चार एक महीने बाकी हैं ईयरली क्लोज के लिए। बट आई थिंक इसके कैंडल्स जो ईयरली क्लोज में बन रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, ऐसा फिलहाल के लिए अज्यूम करके चलते हैं। बट आप ऑन द टॉप ऑफ इट अगर आप देखें तो 10 महीने का एक ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे आपको आता हुआ दिखा हुआ है, जहाँ एक तकरीबन 550 रुपए वाला स्टॉक आज नीचे में आपको 250 रुपए बिकता हुआ दिखा। तो आई थिंक करेक्शन इस साल के पूरे हो चुके हैं, बाउंस बैक आपको मिलेगा और वो बाउंस बैक आपको तकरीबन 310-320 तक लेके जाएगा। तो आई थिंक इनके कॉस्ट वहां पे आ जाएंगे और डेफिनेटली उस समय इसको रिव्यू कर लें। फिलहाल ट्रेड को होल्ड रखें, बट विद इन अ बाउंस इसको रिव्यू करें और इसमें से कहीं से निकलें।
ओके, बाउंस पे इसमें से निकले। दीपक के पास चलते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ है। दीपक बताइए क्या सवाल है। या गुड मॉर्निंग। मेरे पास वैसे तो कई हैं, एक जो मेजर इशू है एम्फेसिस के, मैंने 30 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ अराउंड 2700 प्लस पे। तो और बाकी मैंने स्टडी किए उसके फाइनेंशियल्स वगैरह तो बहुत ही अट्रैक्टिव थे। आई डोंट नो ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। सरवेंद, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है एम्फेसिस? नीरज जी, पूरे आईटी स्पेस का ये हाल है कि कहीं जहां लगा था कि रुपए के साथ कहीं एक परफॉर्मेंस आएगी, बट जिस तरह का नैस्डैक में वीकनेस आया, जिस तरह का वहां प्रेशर रहा यूएस में, आई थिंक हम भी परफॉर्म नहीं कर पाए। बट जैसे मैं बोलूंगा, आज के सेटअप में हम बैठे हैं तो जो भी लेने का कहीं मन कर रहा है और जो लेने के स्टॉक्स कहीं दिख रहे हैं वो आईटी स्पेस में ही है। कि हमें लगता है कि कहीं यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है, तो या तो एक लार्जर मीडियम टर्म बॉटम भी प्लेस में है, या एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म बॉटम प्लेस में है, तो अच्छे बाउंस खेलने को मिलेंगे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। इनके केस में भी मुझे लगता है उछाल में इनका भाव आ जाएगा और भाव के आसपास तो आ जाएगा उछाल में। तो मेरा भी मानना है कि यहाँ पे 2100 2150 के अच्छे सपोर्ट्स बन गए हैं और मुझे लगता नहीं कि बहुत डिसाइसिवली वो वायलेट होंगे। और बेस्ट केस नेक्स्ट 6 महीने का अगर पकड़ के चलें तो 2650 2700 के स्तर भी कहीं इसमें आने चाहिए। टाइम लगेगा, बट 6 से 9 महीने लगेंगे, बट 2700 तक के स्तर यहाँ पे बाउंस बैक में आने चाहिए। तो ट्रेड में बने रहे। तो ट्रेड में बने रहे दीपक जी आप। सरवेंद, अच्छे शेयर गिरते क्यों हैं? सर, अच्छे शेयर गिरते इसीलिए कि कंसेंसस में जब एक लेवल तक आप बाय कर लेते हैं, ये तो बात वही है जो मैं हमेशा इसमें एक कोलरेली देता हूं कि देखिए, जिस तरह से जब बादल जरूरत से ज्यादा पानी नहीं होल्ड कर पाते तभी बारिश होती है। तो बादल जब पूरा हैवी हो चुका होता है तो उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है बरसने के अलावा। उस दिन स्टॉक्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा कंसेंसस बाय हो जाती है, तो और कोई फ्रेश बायर्स वहां पे आते नहीं है, प्राइस एक्शन और ऊपर जा नहीं पाता। तो मार्केट हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जैसे पानी बहता है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां पे उसको सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उधर वो बह जाएगा। तो जब ऊपर में जाने में हर्डल है तो दूसरा रास्ता लॉजिकल यही बचा कि वो नीचे ढलक जाएगा और नीचे बह जाएगा। तो प्राइसेस विल ऑलवेज फॉलो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और जहां पे बहुत ज्यादा बाइंग हो गई तो रास्ता खाली नीचे का रह जाता है, ऊपर का बचता नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि अच्छे स्टॉक्स में भी बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े करेक्शंस आ जाते हैं। आपने तो कविता कर दी, मतलब पानी दरिया की तरह है, जिधर रास्ता मिलेगा उधर बह जाएगा। सर, लखनऊ वाले हैं, कविताओं का शौक है। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, जितना इजीली समझा सके सर, जितना इजीली पब्लिक को समझा सके वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये प्राइसेस आर लाइक क्लाउड्स, उतना ही होल्ड कर पाएंगे जितना होल्ड कर पाएंगे। बाद में बारिश होनी है, नीचे गिरना है। नीचे गिरना है ना, ये बहुत मजाक वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात समझाई है कि देखिए, अगर जब ओवर वैल्यूड हो गया स्टॉक तो नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रिच हो गए तो नीचे आएगा। और जिधर मार्केट वाली ये ऊपर की साइड पे बहुत हर्डल दिख रहे हैं तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की साइड पे आएगा। नीचे साइड में उसको लग रहा है कि नहीं अब बॉटमिंग आउट हो रही है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट दरिया की तरह है, जिधर रास्ता मिलेगा उधर वो जाएगा। अच्छा, जयदीप मोदी जी ने एक ट्विटर में सवाल भेजा है। ये टीटी के प्रेस्टीज के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 830 रुपए के भाव पर, 87 शेयर्स, 1 साल का नजरिया है इनका। जी, आई थिंक देखिए, यहाँ पे फिर वही बोल दूं कि ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। 15-20 हजार शेयर दिन के ट्रेड होते हैं, डिलीवरी का स्टॉक है, लेके बैठे हैं। आई थिंक अच्छी बात है। मेरा मानना है कि ट्रेड में बने रहे, और जिस तरह का कैंडल अभी लास्ट एक ये बना, आई थिंक मुझे लगता है कि 860 के आसपास अच्छे सपोर्ट सब बन गए। तो 860 के नीचे 859 का एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। और इमीडिएटली जो मुझे टारगेट्स दिखते हैं वो है 1050 1070 के। तो आई थिंक नेक्स्ट 1 से 3 महीना ट्रेड में बने रहे। टीटी के प्रेस्टीज की पंचलाइन याद है आपको जो जी इनके? सर। तो क्या वैसा ही प्यार शेयर से भी करना चाहिए? नहीं सर, शेयर से तो उतना प्यार नहीं करना चाहिए कि इतिहास गवाह है। सेंसेक्स, निफ्टी, आप डाउ किसी का भी चार्ट उठा के देखिए, 4 और 8 साल इनमें बड़ी गिरावटें या इनमें बड़े करेक्शन आते हैं। हर 4 से 8 साल में एक 30-40% का करेक्शन इंडेक्स में आता ही है एवरेज। तो हर 4 साल में आपको रिव्यू करना ही चाहिए कि भाई मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो कहाँ पड़ा है, और कहीं एक 25-30% का करेक्शन आ रहा है तो उसको यूटिलाइज करें बेचने के लिए, एंड फिर वापस ट्रेडिंग के लिए। ट्रेड विद इन अ ट्रेड बेचिए और 30% नीचे दोबारा साल के अंदर कैश करिए। तो हमारा ये साल के, अगर आपको स्टार्ट में याद हो, जनवरी में यही थीम था कि इस साल बेचेंगे और 40% नीचे वही सेम चीज कैचअप कर लेंगे, तो हमारा साल का रिटर्न बन गया। तो अच्छे स्टॉक्स हैं, बेचिए, 30-40% नीचे आ गए, ले लीजिए, काम खत्म। वैसे मेरे हिसाब से मेरा इस साल का काम खत्म हो चुका है, दर्शकों के लिए भी और जैसे भी, कि जहां आपने बेचे और आपको 30-40% नीचे मिल गए, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो आईटी स्टॉक्स हो, चाहे वो मेटल हो, सब चीज 30-40% नीचे घटी, आप ले लीजिए, आपका ये साल का काम खत्म। वॉरेन बुफे को भी आपने बीट कर दिया 2 टाइम से कैगर में, 30% अपने साल का कमाई। और क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है ये
कि आप अपनी बीवी से तो बहुत प्यार करें, लेकिन स्टॉक से एक हद से ज़्यादा इश्क करेंगे तो फिर रिटर्न कम हो जाएगा उसका। 4-4 साल के लिए करें सर। चार ये अच्छा फॉर्म, 4-4 साल के लिए प्यार करें। जी, 4-4 8-8 साल के लिए करें, या ओके 4 गुना 5 गुना होने तक करें। हाँ, प्यार जब एकदम परवान चढ़ जाए तो उसमें से थोड़ा सा निकल जाए, फिर दोबारा से कर सकते हैं प्यार। जी, आधी क्वांटिटी बेचेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, रिमेनिंग क्वांटिटी फ्री हो जाती है। अच्छा चलिए फटाफट 2 सवाल और लेते हैं। अरविंद जी पुणे से जुड़ रहे हैं। अरविंद जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास CDSL के 60 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 1367। अभी मैं जानना चाहता हूँ क्या इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, किस प्राइस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? मेरा होराइजन है 6 to 8 मंथ। ओके, इनके सवाल को और इजी कर देते हैं आपके लिए सरवेन। क्या CDSL करंट प्राइस पे खरीदने लायक है या इससे नीचे पे खरीदने लायक है? नहीं, देखिए डिलीवरी के लिए अगर ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन, यहाँ पे भी मल्टी मंथ करेक्शन हो चुका है। फिल्टर सारे पूरे हैं कि आपको तकरीबन 1800 वाली चीज 1700 वाली चीज आपको मिल रही है 1100 के आसपास। तो आई थिंक धीमे धीमे स्टैगर्ड बाइंग यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, और थोड़ा कमिटमेंट अगर इनको CDSL में अगर करना है तो आई थिंक जो कमिटमेंट करना है उसका 25% माल, ये यहाँ पे डिलीवरी वाला माल ये CDSL में अभी भी बाय कर सकते हैं। सो 25% आप यहाँ पे CDSL ले सकते हैं, जितना आपको लेना है उसका ओवरऑल क्वांटिटी का 25%। क्विकली एक सवाल और, पुलकित है दिल्ली से हमारे साथ। पुलकित जी बताइए क्या सवाल है आपका? यस सर, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के 217 शेयर लिए हुए हैं 121 के रेट से, एंड AVT नेचुरल प्रोडक्ट्स के 100 लिए हैं 97 के रेट से। तो वही जस्ट आपसे सजेशन चाहिए, अभी तो डाउन जा रहा है कि इसको मैं होल्ड करूं या कैसे आगे के लिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा क्वेश्चन लेते हैं। सरवन, बैंक ऑफ बड़ौदा या रादर PSU बैंक्स को अगर आप देखिए पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया, बहुत अच्छा चले हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा पे बताइए इनको क्या राय बनती है? हालांकि इन्होंने 121 पे लिया, अभी भी 112-13 पे ट्रेड कर ही रहा है। देखिए ट्रेंड में थोड़ा लेट आए हैं, मीडियम टर्म ट्रेंड में थोड़ा लेट आए हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस बन चुके हैं। तो डेफिनेटली एक चीज तो समझ में आ गई है कि अभी ये यहाँ से एक लॉन्ग टर्म में 12 से 24 महीने प्लस में आई थिंक ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। ये थॉट अभी एकदम क्लियरली क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं, ऊपर में 135-140 के स्तर मुझे दिखते हैं। 6-9 महीने लगेंगे, बट ये ऊपर में PSU बैंक ऑफ बड़ौदा में टारगेट ऊपर के आएंगे। तो आई थिंक 135-140 के इमीडिएट स्तर दिखते हैं, और मुझे लगता है 98 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो 98 के स्तर को ध्यान रखें एज अ स्टॉप लॉस, और ऊपर में 135-140 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चले यहाँ पे। 98-135-40 का लक्ष्य आप लेके चले। अच्छा, इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही जिसकी चर्चा हम लोगों ने सुबह 7 बजे की थी कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो एक रशियन गैस पाइपलाइन है जो रशिया से शुरू होती है जर्मनी तक जाती है, उसमें गैस का सप्लाई शुरू हो गया है और 30% क्षमता के साथ गैस का फ्लो शुरू हुआ है। जब ये पाइपलाइन मेंटेनेंस के लिए रोकी गई थी 10 दिन पहले, तो इसका टरबाइन कनाडा भेजा गया था बनने के लिए, वहाँ से वापस लौट के शुरू हुआ था। तो मेंटेनेंस से पहले 60% गैस फ्लो हो रही थी, अब 30% हो रही है। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने सुबह की थी कि 30% से ज़्यादा अभी करेंगे नहीं रशिया वाले, वो रोक रहे हैं। आशंकाएं बड़ी थी कि पता नहीं बंदी कर दें क्या, कुछ करें, कैसे करें। तो अभी 30% की है, और उसके पीछे रशिया का लॉजिक ये था कि शुरुआत में मैं इतना दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे ये टेस्टिंग जब हो जाए कि हाँ पाइपलाइन प्रॉपर काम कर रही, तो उसको वो बढ़ाएंगे। लेकिन 30% काफ़ी कम है, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम से जितनी गैस जाती थी वो जर्मनी और उसके आसपास के देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पूरा यूरोप अपनी ज़रूरत का 40% गैस रशिया से लेता था, और नॉर्ड स्ट्रीम 1 उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी है जो शुरू नहीं हो पाई थी, उससे पहले ये झंझट शुरू हो गया, युद्ध वगैरह शुरू हुआ, तो बनी रही थी, वो फाइनल होनी थी, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 1 शुरू हो गई। ये फिलहाल अच्छी खबर है, 30% गैस का फ्लो है, और आप देखिए नेचुरल गैस के दाम थोड़े से नीचे आए हैं। सरवेंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो होगा खिलाड़ी नंबर 1।